Yes, Arohi, unmute yourself. Jai Hind, everyone. जय हिंद मैम। जय हिंद अरुणी। आरोही कहाँ है भाई? आरोही अनम्यूट करो, तुम ऑडियो से कनेक्टेड नहीं हो। मैम वो ज्वाइन तो कर ली है पर अभी आई नहीं है। हाँ, ज्वाइंट है, मेरे में शो कर रहा है। मतलब वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है लग रहा है, क्योंकि वो केवल वीडियो शो कर रहा है उसको। ओके। आरोही अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आरोही आप स्टार्ट करिए बेटा। एग्जिट। चेक, कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा है, वो बार बार जो है। यस मैम, उसका नेटवर्क इशू है लग रहा है। मैं भी व्हाट्सएप पे मैसेज की हूँ उसको, हाँ, तो मैसेज लेट जा रहा है। एग्जैक्टली। एग्जिट हो गई।
ओके 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर अदरवाइज आई विल स्टार्ट माय टॉपिक. सो आई मे स्टार्ट माय टॉपिक टुडे. अगर आरोही नहीं ज्वाइन कर पा रही है तो अगर सुन सकती है तो सुनती रहेगी कम से कम टॉपिक को. तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज अनदर सेंट्रल टेंडेंसी, मोड. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. आप लोगों ने अब न्यूमेरिकल कर लिए होंगे. 7 + 3 11 न्यूमेरिकल्स. So I think my slide is visible. Yes, Aruni. Yes, ma'am. Okay. So I'll start another topic of statistics, that is measures of central tendency, that is mode. मैंने जैसे आपको बताया था कि मोड क्या होता है. मोड होता है the way, means किस तरीके से, या हम कह सकते हैं मोड इज अ व्हीकल, और वी कैन से मोड इज अ मेथड. तो ये एक तरह से हम जो मेथड सबसे ज्यादा अडॉप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मोड. और अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में ले तो हमारे जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी या जो नंबर बार बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड द मोड. अगर ये डिस्क्रीट डाटा भी है या कंटीन्यूअस डाटा भी है, क्लास इंटरवल डाटा भी है, तो जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा, या जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड हो सकता है. मैंने अभी सकता है क्यों कहा है कि हम आगे देखेंगे. कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला मोड हो जाए. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो वो लोअर वैल्यू हो उस क्लास इंटरवल की, और हायर वैल्यू किसी दूसरे क्लास इंटरवल की हो. तो जो वैल्यू हायर वैल्यू ज्यादा रिपीट होती है तो होता है, लेकिन क्लास इंटरवल में हम ये नहीं जान पाते, तो हमको कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि मोड क्या है. तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा. द मोड इज द नंबर विच अपीयर्स most often or frequent in the data distribution, means जो frequently observe हो और repeat हो रहा हो. In other words, mode is that variety or item in the series which shows highest frequency. It is another unit of measurement of central tendency. एक मिनट बस, जस्ट कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, it is another unit of measurement of central tendency which is used to obtain a quick estimate of the central tendency. हम लोग केवल ऑब्जर्व करके, यानी अगर रफ डाटा है और अरेंज्ड है किसी फॉर्म में तो हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन अगर हैफेजेड है, अनग्रुप डाटा है, तो निश्चित रूप से हमें उसे एरे में लाना पड़ेगा, मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा. जब ये अरेंज हो जाएगा तो अरेंज में हम कैसे कर सकते हैं इसको अरेंज, क्योंकि रफ डाटा है. एक ही नंबर अगर 10 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 20 नंबर है, 1 to 100 में 20 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 20 20 20 को ढूंढ करके लिखना बहुत मुश्किल है. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम डाटा को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और
ऑब्जर्व करने के बाद एक सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं डाटा का, है ना। 1 to 100 कौन कौन से नंबर इस डाटा में आए हैं, उनके आगे फ्रीक्वेंसी लिखते चले जाते हैं, तो ये लोकेट करना आसान होता है। नहीं तो बहुत बड़े डाटा, अनग्रुप डाटा को ढूंढना कि इसमें ये नंबर बार बार आया है, उसको मार्क करना, यानी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि एक नंबर 10 बार रिपीट हुआ, दूसरा नंबर 9 बार रिपीट हुआ, तीसरा नंबर 8 बार रिपीट हुआ, तो बार बार देख रहे हैं कि नंबर बार बार आ रहा है, तो हमें इसे अलग अलग कलर से मार्क करना पड़ेगा, अंडरलाइन, गोला या चौकोर बनाना पड़ेगा, तब हम जाके सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उसको अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो अरेंज करने के बाद वो डाटा एक ही जगह आ जाता है और हम उसको चुन सकते हैं एज ए मोड। आइए, तो इसमें यूजुअली कई तरह का डाटा होता है। अगर हम लोग देखें तो ये डाटा नो मॉडल डाटा हो सकता है। नो मॉडल का मतलब होता है सम डाटा सेट्स डू नॉट हैव अ मोड बिकॉज ईच वैल्यू अकर्स ओनली वंस। तो नो मॉडल डाटा या ई मॉडल डाटा भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे अमेंसिलिज्म मास्टर आपको पढ़ा रहे थे, यानी जब म्यूचुअलिज्म ना हो या कोई कम्युनिकेशन ना हो तो अमेंसिलिज्म कह देते हैं। उसी तरह नो मॉडल डाटा या और ए मॉडल डाटा भी कहते हैं, जिसमें एक नंबर एक ही बार आता है, तो इसमें कोई मोड नहीं होता, है ना। ऐसी परिस्थिति में मोड है ही नहीं, तो ऐसे डाटा को हम मॉडल डाटा नहीं कहते हैं। दूसरा होता है यूनी मॉडल डाटा। ऑन द अदर हैंड सम डाटा सेट्स कैन हैव मोर देन वन मोड, है ना। तब हम इसको वन मोड मतलब एक डाटा एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो यूनी मॉडल होगा, तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। बाई मॉडल डाटा होता है, दिस हैपेंस व्हेन द डाटा सेट हैज टू और मोर वैल्यूज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनी अदर वैल्यू। Mode is rarely used as a summary statistics except to describe the bimodal distribution. Bimodal का मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी जैसा दूसरा नंबर भी बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 1 to 10 में 5 3 बार रिपीट हुआ और 7 3 बार रिपीट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, बाइमोडल डाटा। तो हम दोनों को चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी को चुना जाता है। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी को बाइमोडल डाटा कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डाटा में बहुत पास पास आ जाता है, यानी एक वैल्यू जो है वो 24 टाइम्स रिपीट हुई और दूसरी वैल्यू 25 टाइम्स रिपीट हुई। ऐसे केस में ये भी बाइमोडल डाटा है, लेकिन अब हमें चुनना पड़ेगा इसमें से कि कौन सा सही है ना, 25 सही है या 24 वाला रिपीटिशन सही है, तो उसको हम फॉर्मूला से चुनते हैं। इसी तरह ट्राई मॉडल और पॉली मॉडल डाटा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे डाटा की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे डाटा आगे कैलकुलेशंस में या इनको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता। यूनिमोडल डाटा बेस्ट डाटा होता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, या हमें अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन देना है तो। ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मोड, जैसे हम लोगों ने मीन और मीडियन कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू डाटा अगेन वी हैव 3 मेजर मेथड्स, फॉर अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल डाटा, फॉर डिस्क्रीट डाटा एंड फॉर कंटिन्यूअस डाटा। तो हम लोग फर्स्ट मेथड लेते हैं फॉर अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल डाटा। द डाटा हैव टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे सो दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैन बी नोन, है ना। हम इसको अरेंज करना बहुत जरूरी है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैंने जैसे पहले भी बताया, असेंडिंग ऑर्डर इज द बेस्ट ऑर्डर बिकॉज आवर माइंड एक्सेप्ट्स इट। हम लोगों ने बचपन से 1 to 100 ज्यादा सीखा, 100 to 1 कम सीखा। देन एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम लोग इफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स आर गिवन सेपरेटली देन द मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम विच शोज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। और अगर ये बहुत बड़ा नहीं है डाटा, 10 नंबर का हम जैसे एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, हमने सामने लिखा हुआ है, छोटा सा डाटा है, तो इसको तो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं ना। तो इसमें तो अरेंजमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं। या फिर बिना अरेंज किए हुए भी छोटे डाटा को, कम वैल्यूज के डाटा को, लेस देन 30 को भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे एक पेज में लगभग 30 लाइन होती है, 24 से 30 के बीच में। अगर हम उसको एक पेज पे अरेंज कर लें या 2 कॉलम में अरेंज करें तो भी हम ढूंढ लेंगे कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर ये मोर देन 30 है तो आपका 1 से 2 पेज, 2 से 3 पेज, 100 तक का डाटा अगर 30 है तो कम से कम आपके 3 या 4 पेज चले जाएंगे। तो इसका मतलब इतने सारे पेज को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो हमको इसको हमेशा अरेंज करना है। ये एग्जाम्पलीफाई अनअरेंज डाटा है, लेकिन हमारा मेथड यही होगा कि हम इसको अरेंज करें। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकल कॉपी में ले जाएं, एग्जाम्पल है आपका, फाइंड आउट द मोडल हाइट और मोड हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ यूफोर्बिया हिटा फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। ये जो दिए गए हैं
तो ये नंबर्स क्या दिए गए हैं, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर से और 7 सेंटीमीटर तक का डाटा है। तो जब आप 1 से 7 को अरेंज करेंगे तो आप पहले 1 ले लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, फिर आप 2 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद मतलब 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 है, 5 भी 1 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 6 लिखेंगे, 6 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरह 7 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 7 इज द मोड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। अगर हम इसको अरेंज करें एरे में तो 7 एक साथ 7 टाइम्स आ जाएगा। और हम इसको अरेंज कर सकते हैं छोटी सी टेबल की फॉर्म में। हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक में लिखेंगे वेरिएबल और एक में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, एक्स एंड एफ। एक्स में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर तक है तो 7 रोज बन जाएंगी। उसके आगे फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे कि 1 जो है 1 टाइम आया, 2 जो है वो 1 2 3 टाइम्स आया, उसके आगे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और टेबल फॉर्मेट में 7 की फ्रीक्वेंसी 7 सबसे ज्यादा आएगी तो मॉडल हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज एग्जाम्पल 1 फॉर अनग्रुप डाटा। सेकेंड मेथड हम लोग लेते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डाटा, है ना। आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको। तो सेकंड है मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज डाटा इज डिटरमाइंड इजीली बिकॉज द फिगर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड ऑफ द सीरीज। अब डिस्क्रीट डाटा में अगर हमको अरेंज फॉर्म में मिला हुआ है ना, जैसे टेबल मिली हुई है, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर अरेंज फॉर्म में नहीं मिला है तो हम अरेंज कर लेंगे इसको। तो ये हमें टेबलेटेड फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना कैलकुलेशन किए हुए नियर ऑब्जर्वेशन से आप मोड निकाल लेंगे। ये टेबल थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो टेबल के 2 रोज हैं, पहले में दिया गया है नेम ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर्स और दूसरे में नंबर ऑफ द प्लांट्स, यानी इतने प्लांट्स में कितने कितने फ्लावर्स हमको मिले। सपोज हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द नंबर ऑफ फ्लावर्स पर पी प्लांट। यानी हमको क्या निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स पर पी प्लांट कितने हैं। तो यहाँ पर यहाँ मोड कितना है, यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो 1 2 3 5 1 2 4 दिया हुआ नंबर ऑफ फ्लावर्स। और ये कितने कितने पौधों में मिले, एक फूल या एक फ्लावर मिला 15 प्लांट्स में, 2 फ्लावर्स मिले 20 प्लांट्स में, 3 फ्लावर्स इन 25 प्लांट्स, 5 फ्लावर्स इन 30 प्लांट्स, 1 flower in 35 plants, 2 flowers in 40 plants and 4 flowers in 45 plants। आप ये बताइए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। एनी वन ऑफ यू। मैंने अभी टेबल को आगे नहीं बढ़ाया है, आप में से कोई अनम्यूट करके बोले। ये 4 की 45 4 फ्लावर्स इन 45 प्लांट्स हैं, तो हमारी मॉडल क्या होनी चाहिए, 4 फ्लावर्स होने चाहिए, है ना। एवरेज फ्लावर्स 4 होने चाहिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने 4 बताया, तो अब आप अपनी कॉपी अगर आपने ली हुई है तो कॉपी में 45 इंटू 4 करिए। और यहाँ पर एक 5 सबसे ज्यादा है तो 5 इंटू 30 करिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी ज्यादा है और 40 भी है, 45 प्लांट्स भी हैं। अगर हम ये करते हैं 40 इंटू 2 तो 180 आता है केवल, और 4 इंटू 45 करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। और 5 इंटू 30 करते हैं तो 150 आता है, 150 है ना। तो 150 और 180 थोड़ा पास पास है, केवल 30 का डिफरेंस है ना। बाकी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 15 है, ये 40 हो जाएगा 20 इंटू 2, ये 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, और 1 इंटू 35 रहेगा, और ये 80 होगा। तो 80 के कंपैरिजन में 150 और 180 पास पास है, यानी 5 नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 30 प्लांट्स एंड 4 नंबर इन फ्लावर्स इन 45 प्लांट्स, दे आर वेरी नियर वैल्यू, है ना। तो आप देखते हैं कि मोड क्या आता है। देखने पे तो ये लग रहा है कि हमें आना चाहिए 4 फ्लावर्स, यही एवरेज ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पौधों में है। अब आते देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे किया गया। आप अपनी टेबल को ध्यान रखिएगा, जरूरत होगा तो मैं वापस टेबल पे जाऊंगी। आप चाहें तो इस टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए, क्योंकि बाद में मैं भेजूंगी। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो टेबल ड्रॉ कर लीजिए फटाफट अपनी कॉपीज पे। कर लिया।  हाँ, दिखाई दे रही है ना टेबल। 1 2  3  4  5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
यस मैम कर लिए। अच्छा ओके, मतलब दोनों टेबल को पास पास बना लीजिएगा। अब ये टेबल ड्रॉ हो गई। अब आप इसको समझिए कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला, कि मॉडल हाइट क्या है। ये जो डाटा है ये लगभग बाई मॉडल जैसा है ना। सॉल्यूशन है, देखिए, द अबव टेबल ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स दैट 5 फ्लावर्स पर प्लांट इज रिप्रेजेंटेड 30 टाइम्स आउट ऑफ 210 प्लांट्स, है ना। टोटल अगर देखिए, अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो 210 प्लांट्स हैं, उसमें से 5 फ्लावर्स पर प्लांट 30 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें से लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हमको लग रही है। लेकिन है कि नहीं है वास्तव में कि वो 4 फ्लावर्स इन 45 प्लांट्स हाईएस्ट है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मोड हम मान लेते हैं 5 फ्लावर्स पर प्लांट है ना। लेकिन इसको वास्तविकता में जांचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से इस बाई मॉडल सीरीज को नहीं पहचान सकते, है ना। बाई और ट्राई भी हो सकती है। मान लीजिए अगर हम कहते कि 3 फ्लावर्स जो हैं वो 60 प्लांट्स में ज्यादा आ गए, है ना, 3 फ्लावर्स, तो आप कहेंगे कि यही होना चाहिए क्योंकि फिर 180 आ जाएगा, तो अब आपके पास 2 एक जैसी हो जाएंगी। तो ऐसी सीरीज को हम बाई मॉडल या ट्राई मॉडल कहते हैं, जो जिसमें ज्यादा मोड दिखता है। इन सच सिचुएशन वी प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल टू फाइंड आउट द मोड, है ना, कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। For grouped data, the mode can be calculated by identifying the class with highest frequency. By grouping method, which is detail, मैं आपको नीचे बताने जा रही हूँ इन डिटेल। तो हम कैसे करें कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो, है ना। तो यहाँ पर हमारा मोड जो दिखा रहा है वो है 4 into 45 हमने किया, ये सबसे ज्यादा दिखा रहा है, तो हम इसको अभी यहाँ पर नियर ऑब्जर्वेशन से चुन सकते हैं। लेकिन अगर बाई मॉडल सीरीज है तो अब हमको क्या मेथड ऑप्ट करना है, तो आप पॉइंट लिखिए इसके लिए। पहले ग्रुपिंग मेथड करेंगे हम इसको। तो ग्रुपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ये देखिए, एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट नोट करिए, लिखिए ग्रुपिंग टेबल। ओके, जब ग्रुपिंग टेबल तैयार हो जाएगी हमारी, तो हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। नंबर 2 पे लिख लीजिए एनालिसिस टेबल। तो हमें 2 स्टेप फॉलो करनी है, तब हम जान पाएंगे बाई मॉडल और ट्राई मॉडल में कौन सही मोड है। ओके, तो ग्रुपिंग टेबल नंबर 1 पे और नंबर 2 पे एनालिसिस टेबल। चलिए आइए इस ग्रुपिंग मेथड को स्टडी करते हैं केयरफुली। कोई बात नहीं, अगर नहीं आज समझ में आएगा देन आई विल टेल यू टुमारो ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे इसको समझना है, अभी टाइम हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है, व्हेन इन अ सीरीज 2 or more classes have the same frequency, mode cannot be determined by simple inspection or observations. Sometimes the frequencies of neighboring classes affect the mode determination in such a way that a class other than the true mode class with highest frequency is treated as mode. ठीक है, तो ये हमें एक इल्यूजन देता है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो पता लगता है नहीं, वो दूसरी क्लास है जिसका मोड है। तो कैसे फॉलो करते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड सच मिस्टेक्स और एरर्स by observation, grouping method is used to determine mode, है ना। This is called as the best method. और अब आपका पहला पॉइंट, ग्रुपिंग टेबल का फॉर्मेशन करना, हाउ टू फॉर्म इट। आप इसको नोट भी कर लीजिए, यहाँ तो समझ रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट को नोट करेंगे तब आगे जो मैं बनाऊंगी वो समझ में आएगा। पहला पॉइंट है प्रिपेयर द 7 कॉलम टेबल, है ना। चाहे टेबल कितनी भी बड़ी दी गई हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 7 कॉलम, कॉलम का मतलब खड़ी लाइन बनानी है, 7 कॉलम टेबल बनाना है। फॉर दिस टेबल, है ना, फॉर दिस टेबल इज मेड इन विच फर्स्ट कॉलम इज मेंट फॉर ऑब्जर्व आइटम्स, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, यानी वेरिएबल, आइटम को हम वेरिएबल कहते हैं, वहां पर वो आइटम लिखे जाएंगे, यानी उसको हम मार्क कर देंगे x या लिख देंगे आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन। और क्लासेस कह सकते हैं अगर क्लास इंटरवल सीरीज है, या फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट डाटा है ना, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट डाटा के लिए x वेरिएबल यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट 6 कॉलम्स, पहला कॉलम तो वो हो गया, और नेक्स्ट 6 कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए हैं,
है ना। ये 6 कॉलम में कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी डाली जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है, एक एक्स वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल पहले कॉलम में आ गया, दूसरे कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इन द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब इसको आप चाहें तो कॉलम 1 कह सकते हैं। ये तो हो गया एक्स वेरिएबल का कॉलम, है ना, जो पहला था। और दूसरे कॉलम को हम लिख सकते हैं, दूसरे कॉलम को क्या लिखेंगे, C1, C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो C1 में क्या आपको डालना है, इन द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच आइटम ऑफ द क्लास इज मेंशन, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो C1 में हम ये डाल देंगे। अब आती है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 है, यहां से शुरू हो रहा है। इन द सेकेंड फ्रीक्वेंसी कॉलम, जिसको हम C2 कह रहे हैं, है ना, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ये C1 हो गया, स्टेप 2 वाला। ये है C3, है ना। इन द सेकेंड फ्रीक्वेंसी कॉलम द गिवन फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन पेयर्स। अब जो हमें दी गई है C1 में लिखी गई है, अब इनकी पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, यानी 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके C2 में लिखा जाएगा। तो जब हम 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएंगी ना, जितनी भी दी गई हो। और अगर मान लीजिए 9 तक दी गई हैं, तो आपने किया 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, 7 + 8, 9 बच जाएगा, उसको छोड़ देंगे, उसको वहीं रहने देंगे, उसको हमें उठा के कहीं रखना नहीं है, लिखना नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ग्रुपिंग करना है 2-2 को। ओके, तो ये हो गया C2 कॉलम के लिए। अब आते हैं C3 कॉलम के लिए। थर्ड लिखा है ना, इन द थर्ड फ्रीक्वेंसी कॉलम, इसको हम C3 नाम दे रहे हैं। तो C3 में क्या करेंगे, अब हमको फिर ग्रुपिंग करना है, फिर 2-2 फ्रीक्वेंसी का ग्रुप करेंगे जो दी हुई है क्वेश्चन में। लेकिन इनमें अब पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट को लीव कर देंगे। जोड़े कैसे बनाएंगे, पेयरिंग कैसे करेंगे, 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 8 + 9, जो 9 बचा हुआ था हमारे उस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी का, वो यहाँ जुड़ गया, है ना। तो तीसरे कॉलम में फिर जोड़े बना के लिखा जाएगा। सो वी आर पेयरिंग अगेन इन द C3। ओके, तो C1 हो गया, यहाँ पर C1, ये C2 और ये C3। C3 में पेयर करके लिखना है, C2 में पेयर करके लिखना है, C1 में जो दिया गया है वही लिखना है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 5 पे, C4 कॉलम। 6 कॉलम के चौथे पे पहुंच गए हैं। C4 में क्या करना है, अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग क्या करनी है, इन द फोर्थ फ्रीक्वेंसी कॉलम ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज, यानी अब 3-3 को जोड़ेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब ग्रुपिंग करना है हमको 3-3 फ्रीक्वेंसी का। यहाँ तो पेयरिंग किया था, यहाँ ग्रुपिंग करना है, इसीलिए इसको ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके हम लोग लिखेंगे किस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, C4 में। ओके, तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, 1 + 2 + 3, फिर 4 + 5 + 6, फिर 9 अगर दिया हुआ एग्जाम्पल में तो हो जाएगा 7 + 8 + 9। ओके, 11 है तो 2 बच जाएंगी, छोड़ देंगे उनको 10-11 को, अगर एग्जाम्पल में है तो ये हो गया कॉलम 4 यानी C4। अब आती है स्टेप 6, इन द 5th फ्रीक्वेंसी कॉलम यानी C5 में क्या करना है, फिर ग्रुपिंग करनी है 3-3 की। 3-3 नंबर्स को फिर जोड़ना है, कौन से फ्रीक्वेंसी के। अब क्या करेंगे, दिखा है ना, इन द 5th फ्रीक्वेंसी कॉलम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर मेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। अगेन इसमें भी किया था 4th में, और C5 में भी 3-3। क्या करेंगे, लेकिन पहले को छोड़ देंगे, 1 को नहीं एडअप करेंगे। तो 1 नहीं एडअप होना है तो ग्रुप कैसे बनेंगे, 2 + 3 + 4। ओके, एंड नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 5 + 6 + 7। अब 8 और 9 तक ही है तो 8-9 को छोड़ देंगे, राइट। तो ये हो गया C5। अब हमारा छठा कॉलम, 6th कॉलम, इन C6, ये है 6th फ्रीक्वेंसी कॉलम मीन C6। The frequency of the first column are made into groups of 3 again, यानी हमने 3 बार 3-3 के ग्रुप बनाए, C4 के लिए, C5 के लिए और C6 के लिए भी 3-3 के ग्रुप बनाए। लेकिन अब क्या करना है, 1 और 2 को छोड़ देंगे।
हम लोगों ने C5 में केवल 1 को छोड़ा था, लेकिन C6 के लिए 1 और 2 दोनों नंबर को छोड़ देंगे फ्रीक्वेंसी के और 3 से ऐड करना शुरू करेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कॉलम आर मेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 ईच स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड फ्रीक्वेंसी and combined values of 3 frequency of different groups are recorded as 3 plus 4 plus 5, 6 plus 7 plus 8, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। मतलब आगे नंबर हो सकता है ज्यादा, लेकिन हम अगर 9 का लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा ही बचा। ओके, अब जब C6 कॉलम तक भर गया, अब क्या करेंगे, इन सभी कॉलम में, इन ऑल द अबव कॉलम C1 से C6 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे गोला खींच देंगे, मार्क कर देंगे। गोला खींचिए, सर्कल बनाइए, कलर से कर दीजिए, अलग अलग कॉलम में अलग अलग कलर यूज कर लीजिए ताकि ध्यान रहे, दिखाई देता रहे वो कि ये हमारी ग्रुपिंग टेबल है। और इस ग्रुपिंग टेबल में ये लिखना और बनाना क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को उसमें से ढूंढ रहे हैं और वो एनालिसिस टेबल के लिए यूज होगी, अगली टेबल के लिए यूज होगी। आज केवल समझा रही हूँ, कल फिर इसको मैं समझा दूंगी आपको, अगर सेमिनार नहीं होगा तो भी। अगर अभी सेमिनार आरोही देंगी तो मैं एक नई लिंक बना करके आपका सेमिनार कंडक्ट कराती हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, गोले खींच देने हैं। अब आते हैं हम लोग एनालिसिस टेबल बनाने के लिए, क्योंकि अभी 8 मिनट बचे हैं तो हम इसको समझ लेंगे। एनालिसिस टेबल बनानी है, उस ग्रुपिंग टेबल पे खींचे गए गोले के आधार पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर कॉलम की। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल जब होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ एनालिसिस टेबल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क्ड इन ईच कॉलम ऑफ द ग्रुपिंग टेबल, है ना। दिस टेबल शोज द एग्जैक्ट साइज विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब कैसे बनाएंगे इस फ्रीक्वेंसी को, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ओके, केवल इस एग्जाम्पल को समझिए, अभी किसी को कोई न्यूमेरिकल करना नहीं है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, पाई मॉडल है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ 100 स्वीट पी प्लांट्स इन ए गार्डन डिटरमाइन द मॉडल हाइट। अब इसमें से मॉडल हाइट निकालनी है। हम इसको बाई मॉडल क्यों कह रहे हैं, ये देखिए 64 पे रेड मैंने जानबूझ के किया है, ये बताने के लिए कि ये इसमें 22 है। अगर 65 को देखें तो इसमें 24 है, तो हमें मॉडल हाइट तो 24 निकाल लेनी चाहिए, है ना। ऑल शुड बी एग्री विद मी, यस। लेकिन हम इसको नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में 64 आ रहा है आंसर में। क्यों? क्योंकि ये बाई मॉडल या ट्राई मॉडल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्राई मॉडल में 63 के पास 20 फ्रीक्वेंसी है, 64 के पास 22 फ्रीक्वेंसी है, 65 के पास 24 फ्रीक्वेंसी है। तो ये ट्राई मॉडल हो सकती है सीरीज, है ना। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक आ जाए, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन एंड रिजल्ट देती है वो ये देती है, यानी कहती है कि 64 मॉडल हाइट है, जबकि हम देख रहे हैं 65 होनी चाहिए, है ना। तो हमें कंफ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन जब ऐसी जगह ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि 3 में लगभग बराबर, केवल 2 का ही तो अंतर है और बाकी की फ्रीक्वेंसी तो बहुत डिफर कर रही है, कहीं 10 है, 10 से कम है सारी फ्रीक्वेंसी, तो ये तो हो ही नहीं सकती मॉडल। ये 3 हो सकती है मॉडल, है ना, ये जो बीच की 3 है। तो अब कैलकुलेशन हमें सही आंसर देती है, और मेरे पास मिनट है 6, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखिए, इस टेबल से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाई। ये पहला कॉलम और ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम, ठीक है। ये 6 कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 C6 हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखे हुए समझाए थे। तो ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है और ये वेरिएबल कॉलम है, जो कि X के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अब इस टेबल की जरूरत नहीं है ऊपर वाली, मैं ग्रुपिंग टेबल से ही आपको समझा दूंगी। ये आपने यहाँ पर हाइट लिख दी जो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ हमने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो लिख दी, है ना। हर हाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये वाली हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कि ये 3 जो है, ये तीनों ट्राई मॉडल शो कर रहा है। तो ये ट्राई मॉडल में से ये नहीं, 63 64 एंड 65। अब इसमें से ढूंढना है। अब आपको करना क्या है, देखिए कॉलम 2 C2 में आपने क्या किया, C2 में 4 + 6 = 10 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिखा, है ना। तो C2 के लिए हम लोग जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं। फिर हमने 5 और 10 को जोड़ा तो 15 आ गया, फिर 20 22 को जोड़ा 42 आ गया, फिर 24 6 को जोड़ा 30 आ गया, फिर 2 + 1 को जोड़ा 3 आ गया। तो हमने पेयरिंग कर दी, इसमें सारी यूनिट्स को जोड़ा गया है। और ये डाटा चूंकि इवन डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
है ना, 10 हाइट है इसमें, तो ये इवन डाटा है, तो ये जुड़ करके सारी आ गई, इसमें कुछ छूटा नहीं। अब कॉलम 2 के लिए क्या करना है हमको, ये कॉलम 2 कंप्लीट हो गया। अब कॉलम 3 के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, है ना, ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया इसको छोड़ दिया हमने। छोड़ने के बाद जोड़ा किस किस को, 6 + 5 को जोड़ा, यानी 2 + 3 को जोड़ा 11, फिर 10 + 20 को जोड़ा 30, फिर 22 + 24 को जोड़ा 46, फिर 6 + 2 को जोड़ा 8, 1 छूट गया, छोड़ दिया उसको। अब आते हैं कॉलम 4 पे। कॉलम 4 में हमने क्या किया, 3 के ग्रुप किए, 1 2 3 फ्रीक्वेंसी, यानी 4 + 6 + 5 को जोड़ा तो ये आ गया 15, 10 + 20 + 22 को जोड़ा, ये आ गया 52, फिर 24 + 6 + 2 को जोड़ा, ये आ गया 32, 1 फिर छूट गया, छोड़ दिया, चूंकि छूटेगा ही, 3 को जोड़ रहे हैं तो 9 ही वैल्यूज जोड़ी जाएंगी, बाकी छूट जाएंगी। ओके, अब आते हैं कॉलम 5 पर। कॉलम 5 में हमने फिर 3 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन इसको छोड़ देंगे, राइट। हम किस किस को जोड़ रहे हैं, 6 + 5 + 10, ये क्या हो गया 21, फिर हम जोड़ रहे हैं 20 + 22 + 24, ये हो गया 66, फिर 6 + 2 + 1 जोड़ा, ये हो गया 9, लेकिन पहले वाले को छोड़ दिया था 4 को, तो ये फिर 3 के ग्रुप बन गए। अब आते हैं कॉलम 6 में। कॉलम 6 में पहले दोनों को छोड़ देंगे, किस किस को, 4 को छोड़ देंगे और 6 को छोड़ देंगे। जोड़ना कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, 5 + 10 + 20 आ गया 35, फिर 20 + 24 + 6 आ गया 52, ये छूट जाएंगी, 2 और 1 छूट जाएगा, यानी इसके लिए तीसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ ही नहीं है तो हम इसको क्यों चुनेंगे। अब आते हैं आपको जो मार्किंग करनी है। कॉलम 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 24, मार्क कर देंगे, गोला खींच लीजिए अपने पास, गोला खींच लिया। कॉलम 2 में 42 पे गोला खींच लीजिए। कॉलम 3 में 44 पे गोला खींच लीजिए। कॉलम 4 में 52 पे गोला खींच लीजिए, ये सबसे ज्यादा है। कॉलम 5 में 66 पे गोला खींच लीजिए। कॉलम 6 में 52 पे गोला खींच लीजिए। तो आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी आ गई सबको। अगर सब बोल नहीं सकते, सब बोल नहीं सकते, सब नहीं बोल सकते हैं तो यस मैम, चैट बॉक्स में, यस ओके, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही समझ में आए। तो आपने बना ली ग्रुपिंग टेबल। तो आज हमने ग्रुपिंग टेबल बनाना सीख लिया, इस टेबल से ग्रुपिंग टेबल आपकी बन गई। अब ये फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए। अब एनालिसिस टेबल बनाइए, फटाफट लिख लीजिए, रफ बना लीजिए। तो कॉलम नंबर यहाँ आ जाएंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6, और जो वेरिएबल हाइट दी गई थी 58 से 70, उसको यहाँ लिख लेंगे। ये थी हमारी 10 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना वेरिएबल दिया होता है उतनी ही ये कॉलम बनते हैं। तो कॉलम के लिए ये हो गया और ये हो गया वेरिएबल के लिए। अब देखिए हमने जो एनालिसिस की थी, एनालिसिस में हमारे कॉलम 1 में क्या हाईएस्ट था, बताइए। 24 हाईएस्ट था। 24 तो वो किसके लिए था, 65 के लिए हाईएस्ट था। तो हमने 65 पे 1 लिख दिया, ठीक है, 65 के लिए था तो 1 लिख दिया हमने। वैसे आज मैं पूरा देखती हूँ समझा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ये। अब यहाँ पर हाईएस्ट था 42, ये किस किस का प्लस था, 20 + 22 का प्लस था, यानी 63 और 64 हाइट के लिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 63 पे 1 लिख देंगे और 64 के नीचे 1 लिख देंगे C2 में। ये C2 है, C2 में जाएंगे, 63 और 64 में 1 1 लिख देंगे। समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक लिंक और बनाऊं इसको समझाने के लिए, क्यों दो में हैं? क्यों दोनों में अभी मैं लिंक एक और बना रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मैं आई एम गोइंग टू मेक अनदर लिंक, फिर मैं आपको इसको दोबारा यही से समझाऊंगी। ओके ओके मैम, ओके। हाँ, मैं दोबारा आके समझाती हूँ क्योंकि आज नहीं समझेंगे तो भूल जाएंगे। ओके राइट, वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर एंड
आई विल मेक अनदर लिंक टू मेक यू अंडरस्टैंड। और आरोही तैयार है तो सेमिनार करेंगे।